वाइब्रेशनल मोशन और वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा। वाइब्रेशनल मोशन और वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा, इसको हिंदी में बोलते हैं काल्पनिक काल्पनिक गति या काल्पनिक वर्णक्रम। ऐसे डाल देता हूँ, चलो काल्पनिक वर्णक्रम। वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा और उससे पहले बता चुके हैं रोटेशनल स्पेक्ट्रा। क्या होता है देखो जरा ध्यान से सुनना। ये छोटा सा डायग्राम मैंने बनाया है और इसके अलावा आपको कोई डायग्राम नहीं बनाना है। जो डायग्राम मैं बनाऊंगा यहाँ पर वो डायग्राम केवल आपको समझाने के लिए बनाऊंगा, बाकी के डायग्राम आपको नहीं बनाना है। देखो बच्चों क्या होता है, एग्जाम में जब क्वेश्चन आता है वो आपको मिल जाएगा। किस तरीके से आता है, एक्सप्लेन वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा ऑफ डायटोमिक मॉलिक्यूल। द्विपरमाणविक अणु के काल्पनिक वर्णक्रम को समझाइए। एक्सप्लेन वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा ऑफ डायटोमिक मॉलिक्यूल। और बाकी एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो भी ऐड करता है वो आपको पूरा कंप्लीट मिल जाएगा। तो सबसे पहले हम बताते हैं वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा होता क्या है। देखो बच्चों, डायटोमिक मॉलिक्यूल में आपने दो मॉलिक्यूल ले लिए, दो मॉलिक्यूल है आपके पास, दोनों के मासेस अलग अलग लेट कर लिए m1 और m2। ध्यान से सुनना, जो दो मॉलिक्यूल हमने लिए हैं या दो एटम जो लिए हैं वो जब वाइब्रेशनल मोशन करते हैं तो वहां से जो स्पेक्ट्रा मिलता है वो वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा होता है। ये तो सिंपल हो गया। अब देखो होता क्या है, सबसे पहले तो डायटोमिक मॉलिक्यूल जो होता है वो जब वाइब्रेशन करता है, डायटोमिक मॉलिक्यूल जो होता है जब वो वाइब्रेशन करता है तो उसको हम टू बॉडी हार्मोनिक ऑसिलेटर, टू बॉडी हार्मोनिक ऑसिलेटर की तरह भी मान सकते हैं। टू बॉडी हार्मोनिक ऑसिलेटर की तरह भी मान सकते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि बच्चों जब मॉलिक्यूल वाइब्रेट करेगा तो वो कैसे करता है, मॉलिक्यूल जैसे एटम वाइब्रेट करता है तो वो कैसे करता है, एटम के अंदर बहुत सारे मॉलिक्यूल रहते हैं, एटम के अंदर बहुत सारे मॉलिक्यूल रहते हैं। तो जब एटम के अंदर बहुत सारे मॉलिक्यूल होते हैं, पहले इंग्लिश वाले बच्चे सुन लें, हिंदी वाले बच्चे भी सुना करें, ठीक है? फिर हिंदी में एक्सप्लेन करूंगा दोनों टाइप से, तो दोनों से सुना करें। आपको थ्योरी है, थ्योरी तो सुनना है आपको, और इसमें तो और बढ़िया समय बच जाता है आपका। केवल आपको सुनना ही सुनना है, बाकी डेरिवेशन देखना है। और अगर डेरिवेशन को नोट करना है तो तब कर सकते हो, बाकी नोट्स तो मैं भेजता ही हूँ, ठीक है? तो बच्चों क्या होता है, दो एटम जो होते हैं उनको हम डायटोमिक हार्मोनिक ऑसिलेटर की तरह भी मान सकते हैं। ऐसा क्यों? एटम जो रहता है उसके अंदर कई सारे मॉलिक्यूल रहते हैं, कई सारे मॉलिक्यूल रहते हैं। और जब वो मॉलिक्यूल एक्साइटेड स्टेट में आते हैं, एक्साइटेड स्टेट में कब आते हैं, जब उनको एनर्जी मिलती है। तो जब उनको एनर्जी मिलेगी तो वो मॉलिक्यूल एक्साइटेड स्टेट में आएगा, और एक्साइटेड स्टेट में आएगा तो अपनी मीन पोजीशन के दोनों ओर मोशन करने लगेगा। जब मॉलिक्यूल एक्साइटेड स्टेट में आता है तो वो अपनी मीन पोजीशन के दोनों ओर मोशन करने लगता है। मीन पोजीशन के दोनों ओर मोशन तभी करता है जब उसको एक्सटर्नल एनर्जी मिलती है। तो ये एटम है आपके पास, मान लो ये एटम के बीच का जो डिस्टेंस है, सपोज करो स्टार्टिंग में कितना है, आर है। ये एटम कई सारे मॉलिक्यूल से मिलकर बना हुआ है, और उन मॉलिक्यूल को जब हम एनर्जी देते हैं तो वो एक्साइटेड स्टेट में आते हैं। एक्साइटेड स्टेट में आते हैं तो वाइब्रेट होने लगते हैं, मतलब अपनी मीन पोजीशन से जो एक्चुअल पोजीशन थी उससे दूर हटते हैं या फिर पास आते हैं, दूर हटते हैं या फिर पास आते हैं। तो मान लिया कि मैंने इनको एनर्जी दी, और एनर्जी देने के बाद दोनों एटम की जो पोजीशन है वो ये हो गई। थोड़ा ऊपर बना देता हूँ, पूरा सुन लेना, आप तो समझ में आ जाएगा। दोनों एटम की जो पोजीशन है वो हमने क्या मान ली, आर नॉट मान ली। क्या मान ली, आर नॉट। या हो सकता है कम भी हो जाए, हो सकता है कम भी हो जाए, ऐसे भी मान सकते हैं। आर नॉट हो गई, क्या हो गई, आर नॉट। कंप्रेस होंगे या फिर एक्सटेंड होंगे। तो जब भी एटम को इंटरनल एनर्जी मिलती है तो वो एनर्जी को ऑब्टेन करके एक्साइटेड स्टेट में आते हैं और मीन पोजीशन के दोनों ओर वाइब्रेट करने लगते हैं। जब वो मीन पोजीशन के दोनों ओर एटम वाइब्रेट करते हैं तो वहां पर बच्चों, मीन पोजीशन के दोनों ओर जब वाइब्रेट करते हैं तो वहां पर उनका मोशन देखते हैं हम, तो वो मोशन हमें सिंपल हार्मोनिक मोशन मिलता है। कैसा मिलता है, सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो जब वो सिंपल हार्मोनिक मोशन मिलता है तो इसीलिए उनका नाम पड़ जाता है टू बॉडी हार्मोनिक ऑसिलेटर। टू बॉडी तो है ही, ऑसिलेशन जो हो रहा है वो सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशन हो रहा है।
तो वो उसको बोलते हैं टू बॉडी हार्मोनिक ऑसिलेटर। क्या बोलते हैं? टू बॉडी हार्मोनिक ऑसिलेटर। ये दो परमाणु जो होते हैं, मैं बता रहा हूं आपको, कांपनिक वर्णक्रम किसका? द्विपरमाणुक अणुओं का। द्विपरमाणुक अणु को द्विपिंड सरल आवर्ती दोलित्र के समान भी माना जा सकता है। द्विपरमाणुक अणुओं को द्विपिंड सरल आवर्ती दोलित्र के समान माना जा सकता है। उसका कारण ये होता है कि जब दो परमाणुओं के अंदर स्थित या दो अणुओं के अंदर उपस्थित परमाणुओं को बाहर से कोई ऊर्जा मिलती है तो वो उत्तेजित अवस्था में आ जाते हैं और अपनी माध्य स्थिति के दोनों ओर कंपन करने लगते हैं। माध्य स्थिति के दोनों ओर कंपन करते हैं तो वहां पर उनका जो कंपन है या उनकी जो गति देखी जाती है वो बच्चों सरल आवर्त गति होती है। सरल आवर्त गति का मतलब ही होता है कि कोई भी अणु माध्य स्थिति के दोनों ओर गति करने लगे तो वो गति सरल आवर्त गति होती है। इसीलिए परमाणविक अणु को द्विपिंड आवर्ती दोलित्र के समान माना जा सकता है। तो यहाँ से ये थोड़ी सी डेफिनेशन होगी आपकी टू बॉडी हार्मोनिक ऑसिलेटर की। ठीक है, इसमें क्या हुआ? एनर्जी मिली, वाइब्रेट किया, वाइब्रेट करने के बाद उसको नाम रख दिया टू बॉडी हार्मोनिक ऑसिलेटर। अब सुने तो देखो, स्टार्टिंग में उसका डिस्प्लेसमेंट कितना है? इतना है। बाद में मान लो उसका डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? आर नॉट। तो आर माइनस आर नॉट एक्चुअल डिस्प्लेसमेंट हो गया, फाइनल डिस्प्लेसमेंट हो गया। डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन क्या होती है? फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन के बीच का डिस्टेंस। या इसको फाइनल मान सकते हो आप, आर नॉट माइनस आर मान लो, एक ही बात है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसको मैं क्या मानने वाला हूँ? एक्स मानने वाला हूँ। स्टार्टिंग में पोजीशन क्या थी? ये। फाइनल पोजीशन क्या थी? ये। इसमें से इसको माइनस कर दिया, इसको मैंने एक्स के बराबर मान लिया। ये बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है। तो प्रारंभिक स्थिति ये है, अंतिम स्थिति ये है, दोनों का डिफरेंस आपने क्या मान लिया? एक्स के बराबर मान लिया। अब एक दो चीजें और सुने आप। इसके बाद इसके बाद बच्चों ये दो फॉर्मूले आपको पता हो कि नहीं पता है मुझे तो नहीं पता, लेकिन आप याद रखेंगे। एक तो कूलॉम के अकॉर्डिंग फोर्स का फॉर्मूला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। और एक पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला, ये पिछले टर्म मतलब पिछले साल हमने बताया भी था बच्चों को, Q1 Q2 अपॉन आर। अभी भी बताया है, इससे पहले जो क्लासेस ली है उनमें बताया है। देखो, ये फोर्स का फॉर्मूला होता है कूलॉम के अकॉर्डिंग, और ये पोटेंशियल एनर्जी यानी स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है। बच्चों जब मॉलिक्यूल वाइब्रेट करता है अपनी मीन पोजीशन के दोनों ओर, तो उसकी अब क्या होने वाला है? जैसे मॉलिक्यूल ये रहा, ठीक है, दो मॉलिक्यूल है या दो एटम है, कुछ भी बोल दो, दो एटम है। दो एटम जैसे मान लो पास पास आ रहे हैं, ध्यान से सुनना, पास पास आ रहे हैं, पास पास आ रहे हैं, पास पास आ रहे हैं। तो जब वो पास आते हैं तो डिस्टेंस कम होता है, जब वो पास आते हैं तो डिस्टेंस कम होता है, जब वो पास आएंगे तो दूरी कम होगी, तो फोर्स बढ़ेगा। फोर्स क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। उनके बीच में जो फोर्स लग रहा है वो क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा, बढ़ जाएगा। पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हो जाएगी क्योंकि माइनस साइन है यहाँ पर। पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी क्योंकि माइनस साइन है। माइनस, वैसे देखो माइनस साइन नहीं होता तो इंक्रीज होती, माइनस साइन नहीं होता तो आर को कम करने पर क्या होता? इंक्रीज होता, लेकिन माइनस साइन है तो उल्टा हो जाता है। माइनस हमेशा उल्टा कर देता सारी चीजों को। जैसे मैं आपसे बोलूं 3 और 2 में बड़ा कौन, तो आप कहोगे 3। मैंने कहा -3 और -2 में बड़ा कौन, तो आपको -2। -2 उल्टा कर देता है। तो जैसे जैसे एटम पास में आता है, मॉलिक्यूल पास में आता है, जब मॉलिक्यूल या एटम वाइब्रेट करते हैं, जब वो पास में आते हैं, तो जब वो पास में आते हैं तो उनके बीच का फोर्स जो होता है वो बढ़ता बढ़ता जाता है, इंक्रीज होता जाता है, और पोटेंशियल एनर्जी क्या होती जाती है? कम होती जाती है। और जब वो मॉलिक्यूल दूर जाते हैं तो इसका उल्टा हो जाता है। मान लो एटम या मॉलिक्यूल इनफाइनाइट तक सेपरेट हो गए, सपोज करो, तो बच्चों जब इनफाइनाइट तक सेपरेट हो सर जाएंगे, आपकी आवाज सही नहीं आ रही। देखो आप चेक करो बेटा, नेटवर्क वगैरह प्रॉब्लम तो नहीं है कहीं, देख लो जरा। तो जब वो कुछ एटम जब पॉइंट छूट भी गए सर, नेटवर्क प्रॉब्लम। क्या कुछ पॉइंट्स छूट भी गए नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से। टूट जाने को तो दोबारा रिवीजन आएगा, बिल्कुल फर्स्ट क्लास आई सर। है ना, दोबारा रिवीजन हो जाएगा, टेंशन मत लो। टेंशन बहुत, टेंशन क्या हो जाता है, लड़कियों को ज्यादा होता है, कहीं छूट ना जाए कोई चीज।
मैं खुद इतना बोलता हूँ कि ज्यादा बोल जाता हूँ। ज्यादा मतलब जो नोट्सों में लिखा हुआ है वो तो बहुत कम मिलेगा आपको। आप कहोगे अरे यार ये नोट्सों में तो उतना ही लिखा हुआ है, बट ये तो बहुत ज्यादा सुना रहे थे, है ना। तो आप सुनते जाए, कोई दिक्कत नहीं। चलो देखो क्या होता है जब एटम दूर दूर जाता है, दूर दूर सेपरेट होता जाता है, तो सिंपल सी बात है, जब दूर सेपरेट होगा, जब दूर दूर होता जाएगा तो उसके बीच का डिस्टेंस बढ़ता जाएगा। मान लो मैंने दोनों एटम को सेपरेट कर दिया इनफाइनाइट तक, पोटेंशियल एनर्जी कितनी? जीरो। पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी? जीरो। ठीक है। तो दो परमाणु जब कंपन करते हैं, वाइब्रेट करते हैं, कंपन करते हैं, वाइब्रेट करते हैं, और वो पास पास आते हैं, जब वो पास पास आते हैं तो उनके बीच का डिस्टेंस कम होता है, दूरी कम होती जाती है। तो ये वाली चीज क्या होती जाएगी? बढ़ती जाएगी। ये वाली चीज क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी। ये वाली चीज क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी। और जब वो दूर जाएंगे तो उल्टा हो जाएगा। इसका क्या बोलना है उसमें? तो मान लो भी इनफाइनाइट पर हो गई तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। अब जरा ग्राफ को देखो ध्यान से। ये पोटेंशियल एनर्जी और डिस्टेंस के बीच का ग्राफ है। पोटेंशियल एनर्जी और डिस्टेंस के बीच का ग्राफ है, दूरी और स्थितिज ऊर्जा पे। पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू को जैसे मान लो यहाँ से स्टार्ट किया सब। ये क्या है मैं बाद में बताऊंगा, ये क्या है बाद में देखो। यहाँ से देखो, जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ती जाएगी पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू भी क्या होती है? बढ़ती जाएगी। जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ती जाएगी पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू क्या होती जाएगी? बढ़ती जाएगी। स्थितिज ऊर्जा का मान भी क्या होता जाएगा? बढ़ता जाएगा। जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ती जाएगी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती जाएगी। यहाँ से भी देख सकते हो पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू, जैसे जैसे डिस्टेंस को कम करोगे, जैसे जैसे दूरी को कम करोगे, पोटेंशियल एनर्जी भी क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी, कम होती जाएगी, कम होती जाएगी। ग्राफ तो सिंपल है, वैसे समझाता हूँ देखो। जैसे जैसे डिस्टेंस को कम करोगे पोटेंशियल एनर्जी कम होती जाएगी, कम होती जाएगी, कम होती जाएगी। एक डिस्टेंस ऐसी आएगी, एक दूरी ऐसी आएगी जिसको हम नाम लेते हैं, जिसका नाम है आर नॉट। क्या नाम है? आर नॉट। आर को बोलते हैं इक्विलिब्रियम सेपरेशन, साम्य अवस्था भी बोल देते हैं कभी कभार। साम्य अवस्था, साम्य दूरी, इक्विलिब्रियम डिस्टेंस भी बोल देते हैं। इक्विलिब्रियम डिस्टेंस या सबसे मिनिमम डिस्टेंस भी बोलते हैं इसको, न्यूनतम दूरी। कम करते गए, कम करते गए, कम करते गए डिस्टेंस को, पोटेंशियल एनर्जी कम होती गई, कम होती गई, कम होती गई, कम होती गई। एक डिस्टेंस ऐसी आएगी जिस पर पोटेंशियल एनर्जी सबसे कम हो जाएगी, इससे कम नहीं हो सकती। वो पोटेंशियल एनर्जी होगी माइनस का यू नॉट। इसको बोलते हैं बच्चों बाइंडिंग एनर्जी। क्या बोलते हैं? बाइंडिंग एनर्जी, बंधन ऊर्जा। इसके बारे में मैं डिस्कस करूंगा आगे डिटेल में। अभी केवल याद रखेंगे क्या होती है बाइंडिंग एनर्जी, वो बताएंगे हम। और बच्चों इसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम डिस्टेंस या इक्विलिब्रियम सेपरेशन। हिंदी में लिख देता हूँ, साम्य दूरी, साम्य दूरी। और इसको बोलते हैं बंधन ऊर्जा। क्या बोलते हैं? बंधन ऊर्जा। इससे कम नहीं हो सकती। जैसे जैसे करोगे कम करते जाओ, कम करते जाओ, एक डिस्टेंस इतनी आएगी जिस पर जो एनर्जी होगी वो सबसे कम हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी। बंधन ऊर्जा का मान को, सॉरी, डिस्टेंस का मान जब कम करोगे तो उस टाइम पर एक एनर्जी मिलेगी आपको जिसको हम बाइंडिंग एनर्जी यानी बंधन ऊर्जा के नाम से जानेंगे, और वो आपकी सबसे कम होगी। अच्छा वो डिस्टेंस क्या होगी? 10⁻⁻10। 10⁻⁻10 मीटर से कम डिस्टेंस नहीं कर सकती। पोटेंशियल एनर्जी वहीं तक मिनिमम रहती है, बस 10⁻⁻10 मीटर तक बस। और फोर्स की वैल्यू बढ़ती जाएगी, फोर्स की वैल्यू बढ़ती जाएगी। तो ये ग्राफ बता रहा है कि जैसे जैसे आप कम करते जाएंगे, कम करते जाएंगे, कम करते जाएंगे, तो एक डिस्टेंस ऐसी आएगी जब पोटेंशियल एनर्जी यानी स्थितिज ऊर्जा किसके बराबर हो जाएगी? माइनस यू नॉट की। और इसको क्या बोलते हैं? बंधन ऊर्जा, बाइंडिंग एनर्जी। इसको क्या बोलते हैं? साम्य दूरी, इक्विलिब्रियम सेपरेशन। तो ये ग्राफ था। मैंने आपको बताया था कि दो मासेस जो लेते हैं, अब जैसे जो पिछले टर्म के बच्चे नहीं आए हैं या जो इससे पहले क्लासेस में नहीं आए हैं, उनको एक दो चीजें याद करनी पड़ेंगी। उसका कारण क्या है कि मैं बता चुका हूँ। बच्चों मैंने पिछले टर्म पे आपको ये बताया था कि दो एटम को अगर आप लेते हो, दो एटम को लेते हो और दोनों के मासेस पता है, तो दोनों एटम जो होता है, दोनों एटम मिलकर एक सिस्टम बनाते हैं, और उस सिस्टम का जो मास आता है निकल के, वो म्यू के बराबर आता है, जिसको हम रिड्यूस्ड मास के नाम से जानते हैं। दो परमाणु लेते हैं, वो निकाल चुके थे पहले
कैसे निकालते तरीका भी बता चुका था, वो मैं डायरेक्ट लिखूंगा अभी। दो एटम ले लिए, दोनों एटम मिलकर एक सिस्टम बनाएंगे, उस सिस्टम का जो रिड्यूस मास निकल के आता है वो म्यू के बराबर होता है, और म्यू का फॉर्मूला होता है m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2। दो परमाणु मिलकर एक निकाय बनाते हैं, और वो निकाय जो होता है, एक उस निकाय का जो द्रव्यमान होता है वो समानीत द्रव्यमान के नाम से जाना जाता है, और उस समानीत द्रव्यमान का मान होता है म्यू1 को m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2, जिसको हम म्यू के बराबर मानते हैं। डेरिवेशन करवाते हैं, एक बार थ्योरी जल्दी से सुना देते हैं पॉइंट बाय पॉइंट, तो आपको याद रहेगी, फिर मैं डेरिवेशन करवाता हूँ। देखो, सबसे पहले 5 पॉइंट तो कम से कम आपको याद करने पड़ेंगे। पहला पॉइंट बाय पॉइंट से क्या है आपको याद हो जाएगा। पहला फर्स्ट नंबर ये होता है कि दो एटम एक्साइटेड स्टेट में वाइब्रेट करते हैं, तो उसको टू बॉडी हार्मोनिक ऑसिलेटर मान लिया गया है, क्योंकि उनका मोशन सिंपल हार्मोनिक मोशन है। दो परमाणु जब काल्पनिक गति करते हैं उत्तेजित अवस्था में, तो उनकी काल्पनिक गति माध्य स्थिति के दोनों ओर होती है, मीन पोजीशन के दोनों ओर, इसीलिए उसको द्विपिंड आवृत्ति दोलित्र माना गया है। द्विपिंड आवृत्ति दोलित्र माना गया, टू बॉडी हार्मोनिक ऑसिलेटर। दूसरा पॉइंट, जैसे जैसे एटम पास में आता है वाइब्रेट करते समय, जैसे जैसे एटम पास में आता है उनके बीच का डिस्टेंस कम होता है, पोटेंशियल एनर्जी कम होती है, फोर्स बढ़ता है। जैसे जैसे परमाणु पास में आता है उनके बीच की दूरी कम होती है, स्थितिज ऊर्जा कम होती है, और बल का मान बढ़ जाता है। दूसरा पॉइंट। तीसरा, एटम जैसे जैसे दूर जाता जाएगा, जैसे जैसे दूर जाएगा पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होगी, स्थिति ऊर्जा बढ़ेगी, इनफाइनाइट पे जीरो हो जाती है। इनफाइनाइट पे क्या हो जाती है? जीरो, क्योंकि आर की जगह इनफाइनाइट रखेंगे, डिनोमिनेटर में आर है तो कितना हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। 3 पॉइंट हो गए। फोर्थ वाला, बच्चों मैंने आपको बताया था कि टू एटम जो होते हैं मिलकर एक सिस्टम बनाते हैं, और इस सिस्टम का एक मास होता है जिसको हम रिड्यूस मास के नाम से जानते हैं, समानीत द्रव्यमान के नाम से जानते हैं। दो निकाय मिलकर या दो परमाणु मिलकर एक निकाय बनाते हैं, और उस निकाय का कुल द्रव्यमान समानीत द्रव्यमान के बराबर होता है, जिसको हम म्यू के नाम से जानते हैं। अगला लास्ट वाला पॉइंट ये होता है कि आर नॉट माइनस आर को आपको क्या मान लेना है? एक्स मान लेना। आर नॉट माइनस आर को क्या मान लेना है? एक्स मान लेना है। और जब मॉलिक्यूल वाइब्रेट करता है तो आपको मालूम है उसको मीन पोजीशन, जैसे मॉलिक्यूल ये रहा या एटम ये रहा, दूर गया, मॉलिक्यूल बोल दो या एटम, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये गया एटम दूर। अब इसको वापस मीन पोजीशन में लाने के लिए उस पर एक फोर्स लगता है जिसका नाम होता है रीस्टोरिंग फोर्स। जब परमाणु दूर दूर जाते हैं, अणु दूर दूर जाते हैं, तो वहां पर उस पर एक प्रत्यानयन बल कार्य करता है, जो विस्थापन के अनुक्रमानुपाती होता है, जिसकी दिशा विस्थापन की दिशा के विपरीत होती है। सभी को मालूम है कि जब मॉलिक्यूल वाइब्रेट करते हैं तो सिंपल हार्मोनिक मोशन होता है, और सिंपल हार्मोनिक मोशन में केवल एक ही फोर्स लगता है, रीस्टोरिंग फोर्स। सिंपल हार्मोनिक मोशन में केवल एक ही फोर्स लगता है, रीस्टोरिंग फोर्स, और जो क्या करता है मॉलिक्यूल को या एटम को मीन पोजीशन में लेके आता है। जैसे मॉलिक्यूल मान लो पास आ गया पहले से, तो उसको वहीं लाएगा, मान लो दूर पहुंच गया तो उसको वापस वहीं लाएगा। अपने आप कोई नहीं आता है। स्प्रिंग को भी अगर आप नीचे की तरफ खींच दोगे और फिर छोड़ दोगे तो स्प्रिंग अपने आप कभी नहीं आती, उसको रीस्टोरिंग फोर्स लेके आता है, प्रत्यानयन बल लेके आता है, ये सभी को मालूम है। तो रीस्टोरिंग फोर्स जो होता है प्रत्यानयन बल, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है डिस्प्लेसमेंट के, और डायरेक्शन अपोजिट होती है। तो डिस्प्लेसमेंट कितना है आपका? x। सरल आवर्त गति में कणों पर एक प्रत्यानयन बल कार्य करता है, जो विस्थापन के अनुक्रमानुपाती होता है, जिसकी दिशा विस्थापन की दिशा के विपरीत होती है। f प्रोपोर्शनल टू माइनस का x, प्रोपोर्शनल टू का साइन हटेगा तो कांस्टेंट आ जाएगा x। इक्वेशन डाल दिया फर्स्ट। अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ, अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ, बच्चों न्यूटन सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है? F फोर्स इक्वल टू
मास इंटू एक्सेलरेशन, बल बराबर द्रव्यमान इंटू त्वरण, बल बराबर द्रव्यमान इंटू त्वरण। तो फोर्स बराबर कितना, मास की जगह क्या आएगा, म्यू। m1 m2 का जो टोटल मास होता है वो म्यू होता है, सभी को मालूम है। और म्यू की वैल्यू कितनी होती है, म्यू बराबर होता है m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2, जो हम पिछले टर्म में निकाल चुके हैं, म्यू बराबर। तो न्यूटन सेकंड लॉ क्या बोलता है, F इक्वल टू म्यू इंटू एक्सीलरेशन कितना है, सभी को मालूम है। एक्सीलरेशन का मतलब होता है डिस्प्लेसमेंट का 2 बार डिफरेंशियल। डिस्प्लेसमेंट का 1 बार डिफरेंशियल करोगे तो वेलोसिटी आएगा, 1 बार और कर दो तो एक्सीलरेशन आ जाएगा। विस्थापन का 2 बार डिफरेंशियल करना पड़ेगा, 1 बार करोगे तो वेग आएगा, 2 बार करेंगे तो त्वरण आएगा। डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर, इक्वेशन सेकंड। तो यहाँ से दोनों को बराबर करेंगे तो ये आ जाएगा फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, कितना आ जाएगा, म्यू डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर बराबर माइनस का ए एक्स। इसको डिवाइड में लेता हूँ, डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर बराबर माइनस का ए अपॉन म्यू इंटू एक्स। इसको इधर ले आओ, तो यहाँ से लिखेंगे, इधर लाएंगे तो डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस के अपॉन म्यू इंटू एक्स बराबर 0। के अपॉन म्यू इक्वल टू, कोई किसी को याद है के अपॉन म्यू को क्या मानते हैं, बोलो बच्चों, किसी को याद है के अपॉन म्यू को क्या मानते हैं, ओमेगा स्क्वायर। और अंदाजे से नहीं मानते, सभी को मालूम होना चाहिए, मैंने पहले प्रूफ भी करवाया है। ओमेगा स्क्वायर की जो यूनिट है वो के अपॉन म्यू के बराबर है। ओमेगा स्क्वायर की जो यूनिट है वो के अपॉन म्यू के बराबर है, और मैंने निकलवा के भी दिखा दी। जिस बच्चे को लगता है कि मुझे निकाल के दिखानी है वो लास्ट में मेरे से बोल दे, जैसे मैं डेरिवेशन खत्म करूंगा ना पूरा टॉपिक, तो मैं वो जो चीज कहोगे वो बताता भी जाऊंगा, है ना। अभी तो फिलहाल देखते हैं। तो ओमेगा स्क्वायर की यूनिट के अपॉन म्यू के बराबर होती है, इसलिए के अपॉन म्यू को हम क्या मानते हैं, ओमेगा स्क्वायर मानते हैं। और म्यू बच्चों यहाँ रिड्यूस्ड मास है, समाहित द्रव्यमान है, यानी 2 पार्टिकल का 1 मास। तो ये आगे आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन, इसको मैं नाम दे देता हूँ थर्ड। कोई बता सकता है द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन थर्ड कितना था, एक्स बराबर, पहले बताया था ए साइन ओमेगा टी, ओमेगा टी। इसका सॉल्यूशन थर्ड इक्वेशन का ये रहता है। ये अंदाजे से नहीं लिखा है, आप इसका 2 बार डिफरेंशिएट करें टी के रिस्पेक्ट में, और याद रखो ये इसको सेटिस्फाई करेगा। करके देख लो, 1 बार डिफरेंशिएट करोगे कॉस आएगा, दूसरी बार में माइनस साइन आएगा, और ये वैल्यू यहाँ रख देना, और एक्स की जगह ये रख देना, कट जाएगा, 0 आ जाएगा। इसीलिए ये इसका सॉल्यूशन है, इसीलिए ये इसका सॉल्यूशन है, और ये भी बता चुके हैं पहले, ये इसका सॉल्यूशन है, एक्स इक्वल टू आ गया। उसके बाद वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी काल्पनिक आवृत्ति, जो जो चीज पूछता है वो सब बता रहा हूँ। वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी काल्पनिक आवृत्ति, यहाँ से ओमेगा स्क्वायर बराबर के अपॉन म्यू, ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू के अपॉन म्यू। तो यहाँ से ओमेगा बराबर निकाल देंगे, तो ओमेगा की वैल्यू निकालोगे तो अंडर रूट में आ जाएगा, ओमेगा बराबर निकालेंगे तो अंडर रूट में आ जाएगा के अपॉन म्यू।